अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है रशीद अहमद साहब ने बक्खर से। रशीद अहमद साहब कहते हैं, कुछ अर्सा पहले ही आपकी कहानियाँ सुननी शुरू की हैं। बहुत मज़ा आता है आपका अंदाज़े बयां और जिस अंदाज़ में आप लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं। यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे मैं ख़ुद उस कहानी का हिस्सा हूँ और सब कुछ मेरी नज़रों के सामने हो रहा है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी का एक खौफनाक और सच्चा वाक़या किसी को नहीं बताया, लेकिन आज आपका अंदाज़े बयां सुन के दिल करता है आपके साथ शेयर करूं और आप अपने सुनने वालों के साथ ये वाक़या भी शेयर करें। रशीद साहब एक उस्ताद रहे हैं, पढ़ाने से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन अब वो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर चुका हूं। बच्चे जवान हो गए हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, मैं कब का रिटायर हो चुका हूं, लेकिन अपने आज भी उस वाक़ये को, उस दिन को याद करता हूं तो यकीन मानिए हैरान हो जाता हूं। वो एक ऐसा दिन था कि जब मैं क्लास के अंदर खड़ा बच्चों को पढ़ा रहा था तो बाहर का हसीन मौसम बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, क्योंकि बाहर आसमान पर चारों तरफ बादल ही बादल थे, घटाटोप बादल, और उसके साथ चमकती हुई वो बिजली जिसके साथ बादलों की गड़गड़ाहट। और जब ज़ोर से बादल गड़गड़ाते और बिजली चमकती तो वो दिन का मंजर जिसको उन बादलों ने शाम अंधेरा बना रखा था, उस बिजली के चमकने से हर तरफ रोशनी फैल जाती। बस किसी लम्हे भी बारिश होने वाली थी और बच्चे भी इस इंतजार में थे कि जल्दी से छुट्टी हो, हम अपने अपने घरों को जाएं, क्योंकि किसी लम्हे भी मूसलाधार बारिश हो सकती थी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद छुट्टी की घंटी बजी, जिससे बच्चे अपने अपने बैग्स उठा के क्लासरूम से बाहर जाने लगे। जब क्लासरूम बच्चों से खाली हो गया तो मैं भी क्लासरूम से जब बाहर निकलने लगा, उस मौसम को लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, उस मौसम से इंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमारे जहाँ एक लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लासरूम बने हुए थे, उसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान था। एक ऐसा मैदान जो फूलों के साथ इंतहाई सजा हुआ था, जिसके अंदर ऐसे घने दरख्त लगाए गए थे जिन्होंने उस पूरे स्कूल को इस अंदाज में छतरी की तरह छांव कर रखा था कि जब बच्चे उस खुले मैदान में, जिसके इर्द गिर्द क्लासरूम थे और दरमियान में वो बड़ा सा मैदान जिसके अंदर लगे हुए वो दरख्त, जब बच्चे वहाँ पे पेपर हल करने के लिए, पढ़ने के लिए बैठते तो वो छांव मुयस्सर किए होते। और सबसे खूबसूरत बात, वो रंग बिरंगे फूल थे जो हमारे स्कूल के माली बाबा, जिनका नाम बशीर था, वो सब उनकी मेहनत की वजह से थे। बशीर बाबा उन दरख्तों से, उन क्यारियों से, उन फूलों से, उस उगी हुई घास से ऐसी मोहब्बत करते जैसे वो उनके बच्चे हों। हर वक्त वो मसरूफ़ नज़र आते। और मैं जैसे ही क्लास के बाहर निकला तो शायद बारिश का इंतज़ार करते करते बाबा बशीर एक तरफ बैठा हुआ जैसे ही मुझे अपनी तरफ आता देखा तो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुझे सलाम किया। मैंने मोहब्बत से उनके सलाम का जवाब दिया, क्योंकि सभी उनसे बेइंतहा प्यार करते थे। उम्र के एक ऐसे हिस्से में थे जहाँ पे उनको घर में आराम करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी खुशी की खातिर नौकरी करते। मैंने उनसे पूछा, बाबा बशीर कैसे हैं आप? वो मुझसे बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उनसे दुआ सलाम के बाद मैं चलता हुआ उस स्टाफ के कमरे की तरफ गया जहाँ पे बाकी टीचर्स मौजूद होते थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो तकरीबन तमाम टीचर भी शायद उस मौसम को देखते हुए जा चुके थे, और मेरे अलावा उस कमरे में सिर्फ एक और हमारे टीचर शौकत इमरान साहब मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मुझसे मुखातिब हुए, हाँ भाई रशीद साहब, आप नहीं गए? इतना रोमांटिक मौसम हो रहा है, सब ही चले गए हैं, प्रिंसिपल साहब तो आज जल्दी ही चले गए थे, सारा स्कूल खाली हो चुका है,
आप अभी तक क्यों नहीं गए? तो मैंने उनको देखते ही एक स्माइल पास की और कहा, बस मैं ही भी आपकी तरह अंदर बैठ के मौसम को एंजॉय करना चाह रहा हूं। आज कितना ज़बरदस्त मौसम है, बस एक दिल कर रहा था कि एक कप चाय का पीऊं इस अंदाज में कि बाहर बरसती बारिश को चाय पीते हुए। ये मेरे लिए सबसे रोमांटिक होता है कि मेरे हाथ में चाय का कप हो और बाहर बारिश हो रही हो। ये बहुत सारे लोगों का इस तरह का होता है। तो वो बोले कि भाई मसला ये है कि वो जो कैंटीन में चाय बनाने वाले हैं वो भी जा चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आपका दिल कर रहा है तो मेरा भी काफ़ी देर से दिल कर रहा था कि कोई साथ हो, कंपनी देने वाला, तो चाय पी जा सके। आप आ गए हैं तो चाय पीते हैं, मैं खुद बना के लाता हूँ। मैंने कहा क्या बात है, अगर आप चाय बना के ले आएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। वो जैसे ही कमरे से स्टाफ रूम से बाहर निकले तो शायद माली बाबा भी उसी तरफ आ रहे थे, तो वो उनसे दुआ सलाम करना शुरू हो गए और उनसे कहा, माली बाबा मैं चाय बनाने जा रहा था, आपके साथ सामना हो गया, तो अगर आप बुरा ना माने आप भी अंदर आ जाइए, आप भी हमारे साथ चाय पीजिए, मैं 3 कप बनाता हूँ। पहले वो इनकार करते रहे, नहीं नहीं रहने दीजिए आप, मैं बस ठीक है, लेकिन वो बज़िद थे, इसलिए माली बाबा को लेकर अंदर आ गए। माली बाबा नीचे बैठने लगे तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं ऊपर कुर्सी पे बैठिए। हम सब उनकी बेइंतहा इज्जत करते थे। उनको कुर्सी पे बिठाया और वो हमारे लिए शौकत इमरान साहब चाय बनाने चले गए। मेरे माली हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन जब से मैंने ये पढ़ाने की नौकरी शुरू की थी तो मेरे हालात बहुत बेहतर हो गए थे। और इस स्कूल के अंदर मुझे 3 साल हुए थे पढ़ाते हुए। यहाँ पे सब स्टाफ बहुत मोहब्बत करने वाला था, प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, टीचर सारे बहुत अच्छे थे, और माली बाबा तो अभी सामने बैठे हुए थे। मैं उनसे हाल चाल पूछना शुरू हो गया। इतनी देर में शौकत इमरान साहब चाय बना कर लेकर आए। 3 कप हमारे सामने थे और जैसे हम चाय की चुस्कियां लेने लगे तो उसी लम्हे बाहर बारिश शुरू हो गई। जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई तो मैं चाय का मज़ा लेते हुए बारिश की तरफ देख रहा था, तो मैंने देखा शौकत इमरान साहब जो चाय बना के लाए थे वो अखबार उठा के पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने एकदम कहा, ये आप क्या कर रहे हैं शौकत साहब, इतनी मज़ेदार चाय पिलाने के बाद आप फिर से सियासत के अंदर चले गए हैं, अखबार पढ़ना शुरू हो गए हैं। ये मौसम अखबार वाला तो नहीं है, ये तो गपशप वाला है, कुछ बताइए ना, कुछ सुनाइए ना। तो अखबार को साइड पर रखते हुए बोले, भाई ये बात तो सही है कि आज सियासत पे भी अगर बात करनी है या किसी टॉपिक पे भी बात करनी है रशीद साहब, तो हमारे साथ बाबा बशीर मौजूद हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं, बाबा बशीर को अक्सर मैंने अखबार पढ़ते हुए देखा है और लोगों के साथ सियासत पे बात करते हुए देखा है। तो मैं चौंका और मैंने कहा, क्या बाबा बशीर ये बात सही है? क्योंकि जो शौकत इमरान थे टीचर, वो काफ़ी पुराने थे, इसलिए मुझसे ज़्यादा जानते थे। तो माली बाबा बोले, नहीं नहीं बस ऐसा ही कुछ नहीं, ऐसा ख़ास नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं माली बाबा बताइए, इसका मतलब है माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं। तो बोले नहीं इतना कुछ ख़ास पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके मुकाबले में तो मेरी तालीम कुछ भी नहीं, बस ऐसे कुछ खबरें पढ़ लेता हूँ। तो मैंने और दिलचस्पी लेते हुए कहा, तो बाबा ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? वो बोले, इस वक्त तकरीबन मैं कोई 85 साल के करीब हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह बाबा, आप भी अभी भी माशाल्लाह आपका जिस्म, उठना बैठना, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, कैसे तंदुरुस्त हैं, और आप अखबार वगैरह पढ़ के भी लोगों से डिस्कस करते हैं। वैसे बताइए तो सही ना, कितना पढ़ा लिखे हैं आप? मेरी बहुत ज़्यादा ज़िद करने पे बोले, हाँ कोई 8 क्लासें पढ़ा हूँ। मैंने कहा क्या 8 क्लासें? और आपकी जो उम्र है, जिस दौर में आपने 8 क्लासें पढ़ी होंगी, उस दौर में तो 8 क्लासें पढ़ने वाला सरकारी नौकरी करता था। उस दौर की तो ये बहुत ज़्यादा होती थी, 8वीं जमात तक। तो आपने क्यों नहीं कोई नौकरी वगैरह की? तो कुछ देर चुप रहे और बोले, हाँ बस कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे, शायद मैं भी किसी जगह कोई नौकरी कर रहा होता, लेकिन ज़िंदगी की समझ ही नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया। खैर छोड़ें, चाय पीने लगे। मुझे दिलचस्पी पैदा हुई, नहीं बाबा बशीर आज तो आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ था, ऐसा क्या था?
वो गहरी सोचों में चले गए थे। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था तो उनके चेहरे के तासुरात बताते थे कि कुछ ऐसी यादें उनके दिमाग में आ गई हैं जिन्होंने उसके चेहरे को ऐसी शशोपंज में डाल दिया था कि ये फिर से मैंने क्या याद कर लिया कि उसी वक्त बाहर जोरदार आसमान गिड़गिड़ाया, ऐसी गरज पैदा हुई कि बिजली जोर से चमकी कि हमारे कमरे के अंदर तक रोशनी फैल गई। वो बाहर अपनी गर्दन को घुमा के आसमान और बाहर बरसती बारिश को उन्होंने देखा और कहा, कुछ भूली यादें। मैंने कहा बाबा, और मेरे साथ शौकत इमरान साहब भी क्या नाम है उनका जो थे, शौकत इमरान साहब भी, हम दोनों मिलकर उनको रिक्वेस्ट करना शुरू हो गए कि आप हमें बताइए ना क्या हुआ था। वो बोले, जिंदगी की उस बात को कब कब भुला चुका हूं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं। उस बंद किताब के उन सफ़ों को फिर से खोलूंगा तो बहुत कुछ याद ताज़े हो जाएंगी। हमने कहा प्लीज़, आज मौसम ऐसा है, हमारा भी गपशप करने को दिल कर रहा है, प्लीज़ बताइए। और यूं कुछ लम्हे वो सोचते रहे, चाय की एक चुस्की ली और उसके बाद बोले, मैं इंडिया के शहर अंबाला के करीब ही एक गांव था जहां पैदा हुआ। ये एक ऐसा गांव था जहां मुसलमान और सिख बहुत ज़्यादा आबाद थे। उस दौर में मज़हब का कोई इतना फ़र्क नहीं होता था। हाँ, हम लोग जानते थे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, लेकिन हमारे बीच में मोहब्बत होती थी, कोई मज़हब का फ़र्क नहीं होता था। पाकिस्तान अभी बना नहीं था, अंग्रेज़ हुक्मरानी कर रहा था। वहीं पे उसने काफ़ी स्कूल भी बना दिए थे। हमारा जो स्कूल था पहले 5वीं तक था और फिर वो 8वीं तक कर दिया गया था। ये वाक़या भी उस वक्त का है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मैं एक ऐसा तालिब इल्म था जो क्लास के अंदर होनहार तालिब इल्म माना जाता था, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लायक था। उस्ताद मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते। ये जो स्कूल था मेरे घर से तकरीबन काफ़ी दूर पड़ता। मैं और एक और लड़का जो सिख था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारी उम्र होगी कोई 15-16 साल। हम रोज़ाना अपने घरों से सुबह सुबह पैदल निकलते और काफ़ी दूर पैदल जाने के बाद हम स्कूल पहुंचते। वहीं पे जब हम रास्ते में जा रहे होते तो दोनों तरफ लहलहाते खेत आते और कुछ ज़मीनें ऐसी भी होती जो बंजर और वीरान होती, और उन्हीं के दरमियान एक कब्रिस्तान भी था जो मुसलमानों का बहुत पुराना कब्रिस्तान था। ऐसा कब्रिस्तान जो दरख्तों से घिरा हुआ था, बेइंतहा उसके अंदर दरख्त ही दरख्त थे, जहाँ पे हर वक्त परिंदे चहचहाते रहते, और नीचे मट्टी की बनी हुई पुरानी कब्रें जिनको देख के लगता था कि बहुत अरसा पहले बनाई गई थीं, और पीछे का काफ़ी हिस्सा अभी भी खाली था। लेकिन अब वहाँ कोई भी अपने प्यारे को दफनाता नहीं था। हमारे जो गांव का एक और कब्रिस्तान था बिल्कुल गांव के पास, वहीं पे सब अपने प्यारों को दफनाते। मैं और मेरा दोस्त हम रोज़ाना उसी कब्रिस्तान के सामने से बातें करते हुए गुजर जाते, और जब छुट्टी होती तो हमें भी कभी कभी इक्का दुक्का वहाँ पे लोग गुजरते हुए नजर आते, लेकिन रात को यहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। मेरी उम्र तो 15-16 साल थी, लेकिन उस वक्त की ये जो उम्र थी इंतहाई मासूमियत की उम्र थी। एक दिन सुबह मैं अपने जब घर से स्कूल के लिए रवाना हुआ तो मेरा क्लास फेलो आज बीमार था, मुझे इसलिए अकेला जाना पड़ा। मैं स्कूल पहुंचा, सारा दिन मैं पढ़ाई करता रहा, और जब छुट्टी हुई मैं घर की तरफ रवाना हुआ तो चलते चलते चलते, आज शायद शदीद गर्मी थी, इतनी ज़्यादा कि मेरा बुरा हाल हो गया। जब मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो वो एक ऐसी जगह थी जो घनी थी, वहाँ पे हवा चलती थी, परिंदों की चहचहाहट होती थी। तो वहाँ पहुँच के मैं नीचे ज़मीन पे बस्ता रखा और एक दरख्त के साथ टेक लगा कर बैठ गया। मुझे नींद सी आ रही थी, थकावट सी महसूस हो रही थी, गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं यहीं पे कुछ देर बैठा रहा, और उसके बाद जब मेरी थकावट दूर हुई तो मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने अपने बस्ते को कंधे पे डाला, और जैसे ही चलने लगा तो पीछे से किसी ने मेरे नाम से मुझे पुकारा, बशीर, बशीर। मैं एकदम से चौंका, ये मेरा वहम है या वाकई कब्रिस्तान में से आवाज़ आई है। मैंने मुड़ के देखा तो कोई सिवाय परिंदों की आवाज़ों के उस कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं था। तो ये किसने मुझे पुकारा?
शायद मेरा वहम होगा, शायद जो मैं बैठ गया था कुछ देर के लिए और आंखें बंद कर ली थी, शायद मैं नींद की आगोश में चला गया था, इसलिए मुझे महसूस हो रहा है। ये सोचते ही मैं चंद कदम ही चला था कि फिर से एक क्लियर, पहले से ऊंची एक आवाज आई, बशीर जा रहे हो? इस दफा तो लाइन बोली गई थी कि बाकायदा जा रहे हो। मैं मुड़ा और मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, हाँ जा रहा हूं। लेकिन एकदम मुझे लगा कि मैंने किसको जवाब दिया है, कौन है कब्रिस्तान में? बज़ाहिर मुझे डर जाना चाहिए था, लेकिन एक दिन का टाइम था, मासूमियत का दौर था कि कोई तो है जो मुझे पुकार रहा है मेरे नाम से और मुझसे पूछ रहा है, जा रहे हो? मुझे उससे मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और यूं मैं चलता हुआ कब्रिस्तान के उस अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगा जो बहुत ही ज़्यादा घना था, जिस पे बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे तनों वाले दरख्त थे। मैं चलते 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 एक दरख्त के बिल्कुल करीब से पहुंचा तो मैंने देखा एक लड़की वहां पे खड़ी थी, बहुत ही हसीनो जमील लड़की। उसकी काली स्याह आंखें थीं, उसका रंग बहुत गोरा चिट्टा था। हम लोग धूप में फिरने वाले लोग थे, अगर किसी का रंग कोई बेहतर भी होता तो धूप में रहने की वजह से थोड़ा सा काला हो जाता। वो बहुत चमकता हुआ चेहरा था, उसकी जुल्फें बहुत लंबी लंबी थीं, वो मेरी हम उम्र थी। वो बहुत हसीनो जमील लड़की थी। उसने लिबास भी हम गाँव के लोग जिस तरह का लिबास पहनते थे उससे बहुत अच्छा लिबास पहन रखा था, कोई ऐसा लिबास जिसको देख के मैं चौंका कि किसी अमीर घराने की लगती है। मैं उसको खड़ा टिकटिकी बांधे देख रहा था तो मुझसे बोली, बशीर मेरे साथ खेलोगे? मैंने कहा हाँ खेलूंगा। तो उसने अपनी दोनों मुट्ठियों, जिसको बंद की करके पीछे की तरफ रखा हुआ था, अपनी दोनों मुट्ठियों को खोला और जब मैंने उसकी मुट्ठियों में देखा तो उसके अंदर इतने रंग बिरंगे पत्थर थे जैसे याकूत के पत्थर होते हैं। एक तरह मुख्तलिफ किस्म के पत्थर थे, इतने खूबसूरत थे। वो उसने पत्थर ज़मीन पे रख दिए और मुझे कहा बैठो मेरे साथ। मैं उसके साथ ज़मीन पे बैठ गया। मैं उसकी आंखों में ऐसा खो सा गया था, मोहब्बत क्या होती है, जिस जनून क्या होता है, इश्क क्या होता है, मैं इससे ना आशना था, नहीं जानता था। मैं उसके साथ बैठ गया और हम उन पत्थरों के साथ इस अंदाज में खेलने लगे कि मुझे समझाती थी इस पत्थर को यहाँ रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो कितनी ही देर मुझे समझाती रही और हम इसी तरह बैठ के खेलते रहे। और पत्थरों के साथ काफ़ी देर जब हम खेल चुके तो मुझे एकदम एहसास हुआ काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे घर भी जाना है। तो मैंने कहा बस मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तो बोली आओ ना, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, मेरा घर देखोगे? मैं एकदम से हैरान हुआ। तब मुझे याद आया कि मैं इस लड़की के साथ खेलने के लिए बैठ गया और उससे मैंने पूछा तुम कहां रहती हो, तुम इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? तो बोली, एक तरफ उसने इशारा किया कि इस तरफ वो जो गांव है मैं वहां रहती हूं। मैंने कहा वहां पे तो कोई गांव नहीं है। तो बोली अच्छा इसको छोड़ो ना, तुम उससे खेलो। तो मैंने उसे कहा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो वो एंड में बोली, जब मैं शुरू में उससे ये सवाल जो आप किए थे और जब मैं एंड में जाने लगा तो उसने कहा तुमने कहा था ना तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं। मैंने कहा नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं अभी नहीं देख सकता, फिर कभी आऊँगा, मैं चलता हूँ। मैं जल्दी से अपना बस्ता संभाले घर की तरफ दौड़ना शुरू हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर वाले काफ़ी परेशान थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे चचा तो तुम्हें बाकायदा ढूंढने के लिए गए हुए हैं, कहाँ थे तुम, इतनी देर लगा दी, सारे परेशान हो गए थे, क्या हुआ आज वो पहुंचा नहीं है, अकेला गया था स्कूल, इसलिए भी हम परेशान थे कि अकेला गया है और इतनी देर हो गई है, आधा घंटा बंदा लेट होता है, घंटा लेट हो जाता है, तुम तो 3 घंटे लेट हो। तो मैंने उन्हें बताया गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं कब्रिस्तान में ऐसे लेट सा गया था, नींद सी आ गई थी, मेरी बुरी हालत सी हो रही थी। खैर जिस घर में हम रहते थे वहां पे हम सारे फैमिली वाले इकट्ठे, फूफा, ताया, चाचा, हम सारे, एक बहुत बड़ा हमारा घर था, हम उसमें रहते थे। अगले दिन वो लड़का ठीक हो गया था और मुझे पता लगा कि आज वो मेरे साथ ही स्कूल जाएगा। हम दोनों स्कूल के लिए जब रवाना हुए तो मेरा दिमाग मुसलसल एक बात सोच रहा था कि कल जब मैं उस कब्रिस्तान में गया हूं, उस लड़की को देखा हूं, तो ऐसा उसको देखा कि देखते ही मैं भूल गया कि सवाल जवाब कर सकूं, तुम कौन हो किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद किया कि कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। मैं उससे नाम भी नहीं पूछ सका था, वो इतनी खूबसूरत थी, उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गया था और उसके साथ ऐसे खेलने में लगा रहा कि मेरा दिल करता था मैं बैठा रहूं, खेलता रहूं और वक्त थम सा जाए।
और मुझे घर भी दिखाना चाहती थी, और देखो मैंने उसका घर नहीं देखा। लेकिन आज जब मैं उसी रात को सोने के लिए लेटा, तो मेरे दिमाग में मुसलसल यही चीज़ चल रही थी कि कल स्कूल से वापसी के मैं उसका घर ज़रूर देखूंगा। अगले दिन मैं और मेरा वो सिख दोस्त स्कूल के लिए रवाना हुए। सारा दिन मेरा स्कूल में दिल ही नहीं लगा था कि बस एक बार बार ख्याल आता कि बस छुट्टी हो और मैं जल्दी से कब्रिस्तान पहुंचूं। पहली दफ़ा ऐसा था कि स्कूल के अंदर मेरा दिल नहीं लग रहा था। खुदा खुदा करके छुट्टी हुई, हम दोनों दोस्त घर की तरफ रवाना हुए। अब मैं सोचता हुआ आ रहा हूं इसके साथ क्या बहाना बनाऊं, क्या इसको कहूं, किस तरह इसको घर भेजूं कि ये अकेला चला जाए और मैं अकेला रह जाऊं और अकेला मैं अंदर जाऊं और जाके उससे मिलूं, उसका घर देखूं, उससे बात करूं। लेकिन सोचते सोचते कोई भी बहाना जहन में ना आया, यहां तक कि वो कब्रिस्तान आ गया। तभी मैंने अपने उस दोस्त से कहा, यार बात सुन, थक गए हैं, कुछ देर यहां बैठ जाएं। वो कहता है, यार क्या हो गया है, रोज तो चले जाते हैं, चल चलते हैं। मैंने कहा, यार प्लीज ना, थक गए हैं। मैंने जैसे कैसे उसको मजबूर करके वहीं पे बिठा दिया। मैं भी उसके साथ एक दरख्त के नीचे टेक लगा के हम दोनों बैठ गए। अभी हमें बैठे हुए 2-4 मिनट ही हुए होंगे। मैंने कहा, रुक यार, मैं 1 मिनट आता हूं। मैंने अपना बस्ता उसके हवाले किया और चलता हुआ उस हिस्से की तरफ जाना शुरू हो गया जो घना हिस्सा था। वो मुझसे बोला, ओए बशीर, कहां जा रहा है? मैंने मुड़ के उसकी तरफ देखा और कहा, आ रहा हूं ना यार, क्या हो गया है? और यूं मैं चलता हुआ उसी तरफ जा रहा था जो अब सबसे घना हिस्सा था कब्रिस्तान का। और जैसे ही मैं उस हिस्से की तरफ पहुंचा, तो जहां पे कल मैंने उस लड़की को एक दरख्त के पीछे खड़े हुए देखा था, जहां से उसने मुझे पुकारा था, और मैं चलते हुए जब उस दरख्त के करीब पहुंचा था, वो उस दरख्त के पीछे से निकल के सामने आ गई थी। तभी मैं हैरान हुआ था कि ये इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही है। तो मैं सीधा उसी दरख्त के पीछे गया, जाके देखा ये सबसे बड़ा और सबसे घना, आई थिंक, इस कब्रिस्तान का दरख्त था, जिसका नीचे वाला हिस्सा बहुत बड़ा था। तो मैंने जाते ही उसको देखा और आवाजें देना शुरू कर दी, कहां हो तुम, कल वाली लड़की, कहां हो तुम? मैं ऐसे आवाजें देते देते आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देख रहा था कि मुझे एकदम से आवाज आई, मैं यहां हूं। और मैं चौंका और मुड़ के देखा तो ऊपर दरख्त की एक टहनी के ऊपर बैठी वो सेब खा रही थी। और मैंने उसको देख के चौंका, तुम इतनी ऊंची कैसे चढ़ गई? इस दरख्त पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल है और तुम इतनी ऊंचाई पे बैठी हुई हो। तो मुस्कुराई और मेरे पीछे इस तरह देखना शुरू हो गई कि वो कौन है। मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, कहीं मेरा दोस्त तो नहीं आ गया। और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे तो कोई भी नहीं था। और तभी मैं जैसे ही वापस उसी तरफ मुड़ा तो मैंने देखा वो नीचे जमीन पे उतर चुकी थी। इतनी जल्दी उस दरख्त से वो नीचे जमीन पे कैसे आई थी मैं नहीं जानता। तो एकदम से मैं चौंक गया और मैं हैरान हुआ और मैंने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे नीचे आ गई? बस कहती है, छोड़ो ना, बस मैं आ गई हूं, घर दिखाऊं आज तुम्हें, मेरा घर देखोगे? मैं एकदम से, जो रात सारी सो नहीं सका था और उसकी आंखों में खो सा गया था, रात सारी उसके सपने देखता रहा था, फिर से वही आंखें मेरे सामने थी, वही खूबसूरत लिबास पहने हुए। उसके बाल इतने चमक रहे थे जैसे उसमें से कोई रोशनियां निकल रही हों। बहुत खूबसूरत उसके बाल थे। उसका रंग बहुत गोरा चिट्टा था और उसकी आंखें सब्ज कलर की आंखें थीं, क्योंकि आज मैं उन आंखों को गौर से देख रहा था। वो वाकई ऐसे लगता था किसी और जहान की आई हुई कोई परी हो, कोई इंतहाई हसीन और जमील लड़की हो। मैंने कहा, हां, मुझे तुम्हारा घर देखना है। उसने मुझे इस अंदाज में मेरा हाथ पकड़ लिया जैसे कोई बचपन के दो दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही उसने मेरा हाथ थामा और कहा, आओ मेरे साथ। और हम दोनों चलते हुए उस घने दरख्त की तरफ जाना शुरू हो गए जिसके पीछे कल वो छुपी हुई थी। आज 15-16 साल के बच्चे बहुत जवान होते हैं। उस वक्त 16 साल की उम्र में इतनी मासूमियत होती थी कि किसी को कुछ भी होश नहीं होता था। बस एक दीवानगी थी तो इतनी थी कि इतना खूबसूरत हसीन और जमील चेहरा है कि मैं उसको देखता ही रहूं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो मुझे हाथ पकड़े हुए
हाथों में हाथ दिए हुए हम चलते हुए जब उस बड़े से दरख्त के पीछे पहुंचे तो मैं ये देख के हैरान रह गया, उस दरख्त के साथ ही एक बहुत बड़ा ऊंचा सफ़ेद कलर का दरवाज़ा था। ऐसा दरवाज़ा जैसे किसी बादशाहों के दौर में ऊंचे ऊंचे लकड़ी के दो पट लगाए जाते थे और उनको खोलने के लिए धक्का दिया जाता हो तो बड़े से दो दरवाजे खुलते हों, ऐसा ही एक बड़ा सा दरवाज़ा था जिसको मैंने नीचे से लेके ऊपर तक देखा। और उस दरवाजे के लेफ्ट और राइट पे जो सतून बने हुए थे उस पे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, रंग बिरंगे मोती लगे हुए थे, ऐसे मोती और गोल गोल से तराशे हुए ऐसे चमक रहे थे कि मैंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत चमकते हुए मोती और हीरे जवाहरात नहीं देखे थे। उस दरवाजे के जैसे ही वो करीब पहुंची तो उसके बाहर एक लोहे का बड़ा सा कड़ा लगा हुआ था। उस कड़े को पकड़ के उसने अपने हाथ से ठक 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 3 दफ़ा नॉक किया तो बाकायदा वो दरवाज़ा इतनी भारी भरकम जो हम दोनों नहीं खोल सकते थे वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो गया। और जैसे वो दरवाज़ा मुकम्मल खुल गया तो मैंने देखा 2 बड़े दरबान उस दरवाजे के पीछे मौजूद थे जिनका कद 8 फुट से भी ऊंचा था। उन्होंने उस दरवाजे को खोला था और झुक के अदब से जैसे सलाम करते हैं सलाम किया। और जैसे ही हम उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो ये एक और जहान था, एक ऐसा खूबसूरत मंजर कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा महल जो कुछ ही फासले पे मौजूद था, एक तरफ एक फुआरा सा आबशार सी बह रही थी, वहाँ पे कई रंग बिरंगे मोर फिर रहे थे। उन मोरों ने अपने परों को खोला हुआ था, इंतहाई खूबसूरत कलरफुल मोर। और जितने भी लोग आ या जा रहे थे उन्होंने जितने भी लिबास पहन रखे थे वो हमारे गांव की तरह के लिबास नहीं थे। हमारे गांव के मर्द ज़्यादातर धोती बांधते थे लेकिन किसी ने भी धोती नहीं बांधी थी। एक अजीब सा लिबास था, जैसे जो मुझे आज समझ आती है उस वक्त तो समझ नहीं आई, जैसे बादशाह के मुलाजमीन लिबास पहनते हैं वैसा ही एक रंग बिरंगा इंतहाई खूबसूरत सा नफीस सा महंगा सा सब ने लिबास पहन रखा था। और जब हम दोनों दाखिल हुए तो वो सब के सब रुक के हमें देखना शुरू हुए। उसने मेरे हाथ को इस अंदाज में पकड़ रखा था जैसे मैं उसका कोई बेहतरीन दोस्त हूँ। तो वो सब जहाँ जिस जगह पे थे वो झुक झुक के हमें सलाम कर रहे थे। उस दरवाजे के सामने एक रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था, जैसे कालीन होता है ऐसे इंतहाई नफीस सा कालीन था, जो कालीन सीधा उसी महल तक जा रहा था जो सामने एक ऊंची सी बहुत बड़ी बिल्डिंग सी बनी हुई थी। वो सफ़ेद कलर की थी। हम दोनों चलते हुए उस बिल्डिंग के करीब से पहुंचे तो उसका एक मेन बड़ा सा दरवाज़ा था। जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए थे उससे भी बड़ा दरवाज़ा था। हम उस दरवाजे के करीब जैसे ही पहुंचे तो उस दरवाजे के बाहर जो दरबान खड़े थे उन्होंने अपने हाथों में बड़ी बड़ी लकड़ियां पकड़ी हुई थीं और उन लकड़ियों के ऊपर चूंचदार कोई चीज़ें लगी हुई थीं, जैसे उन्होंने आपस में टकरा के ऐसे रखा हुआ था जैसे दरवाज़ा बंद किया हुआ। हम जैसे ही हम उनके दोनों के करीब पहुंचे उन्होंने झुक के हमें आदाब किया और उसके बाद दरवाजे को नॉक किया। जिस तरह हमने बाहर से दरवाजे को टक 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 करके खोला था ऐसे ही उन्होंने दरवाजे को नॉक किया, दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो हम उस महल के अंदर दाखिल होने जा रहे थे। जो बिल्डिंग मैंने उस कब्रिस्तान के दरवाजे से दाखिल होते ही सामने बनी देखी थी, अब हम उसी बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे। जैसे ही हम उस बिल्डिंग में दाखिल हुए तो ये एक बहुत ऊंची इमारत और एक ऐसी बेहतरीन इमारत थी जिसकी छतों के ऊपर ऐसे शीशे के बने हुए फानूस लटक रहे थे। इतने ऊंचे ऊंचे साइडों पे पर्दे लगे हुए थे और दोनों तरफ मुख्तलिफ औरतें और मर्दें बेहतरीन किस्म के ऐसे सोफ़े बने हुए थे जैसे हीरे जवाहरात उनके ऊपर जड़े हों और महंगे तरीन कालीन हों, महंगे तरीन सोफ़े हों, उनके ऊपर वो बैठे हुए थे। और बहुत सारे लोग हाथ बंद किए ऐसे ताज़ीम वाले अंदाज में झुके हुए थे। और बिल्कुल मेरी सामने निगाह पड़ी तो एक 2 बड़े बड़े तख्त पड़े हुए थे, उसमें एक औरत और एक मर्द बैठा हुआ था। वो लड़की मेरा हाथ पकड़े पकड़े चलती हुई जब उन बड़े 2 तख्तों के सामने पहुंची तो उसने मेरे हाथ को झटका दिया जैसे मुझसे कह रही हो मेरी तरह ताज़ीम करो। और उसने झुक के ऐसे अपना सर झुकाया तो मैंने भी उसी तरह अपना सर झुकाया और वो बोली, बाबा ये देखिए मैं किसको अपने साथ लेकर आई हूँ।
तो वो उसके माँ बाप जो इस तरह का लिबास पहन के बैठे थे, जो बहुत भारी भरकम लिबास था, दोनों के सर के ऊपर बड़े बड़े ताज थे, सोने के बने हुए ताज, और उनके अंदर रंग बिरंगे हीरे जवाहरात जो चमक रहे थे पहने हुए थे। उसकी जो माँ ने कपड़े पहने हुए थे उसके ऊपर सोना ही सोना था, मुख्तलिफ किस्म के जेवरात थे, उसके पूरे बाजू जेवरात से भरे हुए थे, और सफ़ेद कलर की मालाएं उसने अपने गले में पहनी हुई थीं। उसके वालिद जो किसी से बात करने में मसरूफ़ थे, उसने जैसे ही बेटी के आदाब करने के बाद कहा, बाबा देखिए मैं किसको साथ लाई हूँ, वो एकदम से चौंके और बोले, ये किसको तुम अपने साथ लेकर आ गई हो? तुम मेरी जान हो, मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हें उसको इस तरह अंदर नहीं लेके आना चाहिए था। ये उसके लिए भी मुसीबत हो सकती है और हमारे लिए भी मुसीबत हो सकती है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें यहां के अदब अदाब का ख्याल रखना चाहिए और किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। ये हमारा मेहमान है, लेकिन आइंदा कभी भी किसी को इस तरह मुसीबत में मत डालना। उसी वक्त मां बोली, मेरी जान, ये अब हमारे मेहमान हैं, आ गए हैं। तो उन्होंने अपने गले में डली हुई एक सब्ज मोतियों की जो माला थी वो उतारी और यूं उछाल दी अपनी बेटी की तरफ, जो बेटी ने पकड़ ली और कहा, ये इस मेहमान के लिए, अब जाओ इनकी तवाज़ो करो। शायद मजीद उसके वालिद गुस्सा करते उसकी वालदा ने कवर कर लिया। मैं उन बातों को बिल्कुल नहीं समझ सका था, और उस वक्त उसने दोबारा से झुक के आदाब किया और मैंने भी उसी तरह आदाब किया। और वो मुझे लेके उसी महल से वापस आने के बजाय, जिस रास्ते से हम गए थे, एक और दरवाजे से हम दाखिल हुए तो ये एक ऐसी राहदारी थी जिसमें कमरे ही कमरे बने हुए थे। वो मुझे उन कमरों के आगे उस राहदारी से गुजारती गुजारती महल की पिछली साइड पर ले गई। और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे तो मैं देख के हैरान रह गया। वहां पे एक बहुत बड़ा बाग था। उस बाग के अंदर हर तरह के फल लगे हुए थे और इतने खूबसूरत हसीनो जमील फूल लगे हुए थे, रंग बिरंगे फूल, कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे खूबसूरत फूल नहीं देखे थे। और मैं उन फूलों को खड़ा देख ही रहा था कि मुझसे बोली, लगता है तुम्हें फूलों से प्यार है। तो मैंने कहा, पहले तो नहीं था, आज लगता है फूलों से प्यार हो गया है। ये कितना खूबसूरत फूल है। और मैं उन फूलों को सूंघता जा रहा था और वो मुझे लेके उस बाग के अंदर दाखिल हुई। अब मैं ये देख के हैरान रह गया, कुछ दरख्त बहुत ही ज्यादा ऊंचे ऊंचे थे और कुछ दरख्त बिल्कुल नीचे थे। और मैं एक दरख्त के करीब गया तो उसने वहां से एक सेब तोड़ा और सेब तोड़ के मुझे पेश किया। और सेब तोड़ के उसने मुझे जैसे ही पेश किया और उस सेब को मैंने खाया तो मैं हैरान रह गया। मैंने जिंदगी में इतना मीठा सेब, ऐसा रसीला सेब, ऐसा जायकेदार सेब कभी भी नहीं खाया था। मैं हैरान हो गया। और उसके बाद उसने कहा, कुछ और फल भी खाना चाहोगे? और उसने मुझे कुछ और फल भी तोड़ के दिए जो मैंने खाए और मैं हैरान रह गया। वो बहुत मीठे थे। और उसी वक्त उसी बाग से हम निकल के जब सामने आए तो वहां पे भी एक तालाब सा बना हुआ था, उसके अंदर पानी चल रहा था और उसके इर्द गिर्द भी जितने भी लोग खड़े हुए थे वो हमें ताज़ीम से देख रहे थे, झुक के आदाब बजा ला रहे थे। और तभी मैंने देखा कुछ मुलाजमाएं जिन्होंने बहुत जर्क बर्क लिबास पहन रखा था, उन्होंने आके एक दस्तरखान सजा दिया और उन्होंने पूछा, आप खाना यहीं पे नोश फरमाएंगे? तो उसने कहा, हाँ, हमारे लिए यहीं पे खाना लगाया जाए। और उसके बाद एक दस्तरखान जो उस घास के ऊपर लगा दिया गया, उस दस्तरखान को मुख्तलिफ किस्म के खानों से भर दिया गया। बेहतरीन और लजीज किस्म के खाने थे, अनवाओ अकसाम के, जो उस दस्तरखान पे इतनी ही थोड़ी देर के अंदर वो पूरे दस्तरखान को भर दिया गया। और जब मैं खाने के लिए बैठा तो हैरान ये था कि मैं बहुत कम खाता था, इतना ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन वो खाने इतने लजीज थे कि मैं खाता तो मेरी भूख बढ़ जाती, मैं खाता मेरी भूख और बढ़ जाती। उसमें भुने हुए बटेरे थे, उसमें भुने हुए कबूतर थे, उसमें भुने हुए
मुर्गे थे, यानी कि बकरे का गोश्त, मुर्गे का गोश्त, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, इतना कुछ था कि मैं हैरान रह गया और मैं सब खाता गया। और हैरान कुन बात यह थी कि बर्तन जितने भी बने हुए थे वो सब के सब चांदी और सोने के थे। सुराहियां थीं जिनके अंदर शरबत था, वो लाल कलर का शरबत जब मुझे पेश किया और जब मैंने उस शरबत को पिया तो उसमें एक नशा सा था। वो ऐसा शरबत था कि इतना मीठा, इतना 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 ज़बरदस्त शरबत मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया था। मैं 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पी गया और मेरी प्यास ही ना बुझे, और वो मुझे देख के मुस्कुराई जा रही थी। जब मैं खाना खा चुका तो उसने कहा, आओ, क्या तुम मजीद बाग के अंदर से कुछ फल खाना चाहोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ फूल चाहिए। उसने कहा आओ। हम फिर से बाग के अंदर गए और फिर वो बाग के मुझे उस हिस्से में लेके गई जहां मैं शशदर रह गया कि ये पूरा बाग फूलों से भरा हुआ था। वहां पे ऐसे ऐसे फूल थे, ऐसे ऐसे कलरफुल फूल थे, जो शुरू में मैंने फूल देखे थे वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। वहीं पे उसने एक फूलों का गुलदस्ता बनाया, फूल तोड़ती गई और उस फूलों का गुलदस्ता बना के मुझे पेश किया कि ये लो मेरी तरफ से। और जब उसने मुझे उन फूलों का गुलदस्ता दिया तो कहा, ये लो, ये माला मेरी वालदा ने आपको दी है। वो एक सफ़ेद मोतियों की माला थी और उसके बीच बीच में से सोना जुड़ा हुआ था, यानी सोने की बनी हुई ऐसी माला जिसमें मोती लगे हुए थे, वो उसने, और अपनी हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी जिसके अंदर एक नागीना लगा था और वो सोने की बनी थी, वो अपनी उंगली से उसने उतारी और मेरे हाथ की एक उंगली में पहना दी कि ये मेरी निशानी है, इसको अपने पास रखना और ये माला संभाल के रखना। वो माला उसने मेरी जेब में डाल दी, अंगूठी उसने मेरी उंगली में पहना दी और मैंने कहा ये कहीं मुझसे गुम ना हो जाए, मैं इसको संभाल लेता हूं। मैंने उतारा, उसको जेब में रख लिया और वो उसने फूलों का गुलदस्ता मुझे पेश कर दिया। अब हम जब वापसी की तरफ जा रहे थे तो अब मैं उस मंजर को देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये इतना बड़ा बाग तो हमारे गांव में नहीं है, ये कहां पे है? तो बोली इसी जगह पे ही है, लेकिन गांव वाले देख नहीं सकते। इस तरह बनाया गया है कि अगर वो आएंगे तो चीजें तोड़ के ले जाएंगे ना, तो हिफाजत करने के लिए देखा नहीं, यहां बहुत कुछ है। और हम यूं बातें करते करते उस बड़े से दरवाजे से बाहर की तरफ आ रहे थे जहां से हम दाखिल हुए थे। उसी तरह मेरा हाथ थामे हुए जहां जहां से गुजरती वो अजीबो गरीब से लोग, जिनकी आंखें मैं देख के हैरान हो गया था कि किसी को अभी तक मैंने आंखें झपकते हुए नहीं देखा था। उनकी आंखों में कशिश भी थी, उनकी आंखों में खौफ सा था, उनकी आंखें अजीब सी थी, बिल्कुल वो इंसानों की तरह थे सिवाय उनकी आंखों के जो अजीब सी थीं। और जहां भी जाते वो हमें आंखों से एक दफ़ा घूरते, लेकिन उसके बाद वो आदाब बजा लाते। और यूं हम दोनों चलते चलते उसी बड़े से दरवाजे की तरफ जा रहे थे जिससे हम दोनों दाखिल हुए थे। और जैसे ही हम उस दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा जो बंद था, उन दरवाज़ों के अंदर वाली साइड पे खड़े हुए दरबानों ने फिर से झुक के आदाब बजा लाया और दरवाज़ा खोल दिया। अभी तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और उसने उस वक्त कहा, हरिमान ने आज जो तुम्हें यह अंगूठी दी है, हरिमान की अंगूठी हमेशा संभाल के रखना। और मैं एकदम से चौंका, इससे पहले कि मैं बाहर निकलता, और मैंने कहा मैं भी कितना पागल हूं, तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा, तुम्हारा नाम हरिमान है? वो बोली हां, मेरा नाम हरिमान है। और उसी वक्त उसने वो जो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था जिससे लेके मुझे उस गेट तक आई थी, उसने अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मेरे हाथ को थामा और कहा, हरिमान तुम्हें याद रखेगी, आओ बाहर। अब उसने वो जो अपने दोनों हाथों से मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा सा, थामा था, टच किया था, उसने मेरे हाथ को छोड़ा और इशारा किया, आओ बाहर। और जैसे ही वो गेट अब जो हमारे लिए खोला जा चुका था, उस गेट से एक ही कदम मैंने बाहर रखा और जैसे ही दूसरा कदम मैंने बाहर रखा तो मेरी आंखों ने देखा कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। और जैसे ही मैंने देखा मेरे सामने कब्रें ही कब्रें हैं और घने दरख्त हैं और कब्रिस्तान का वो पिछला हिस्सा है जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, तो मैं एकदम से मुड़ा कि हरिमान, हम ये कहाँ आ गए?
लेकिन मैंने देखा मेरे पीछे कोई भी दरवाज़ा नहीं था, मेरे पीछे कुछ भी नहीं था सिवाय एक बड़े से दरख्त के तने के, जो ऊंचा एक लंबा दरख्त था। ये वही दरख्त था जिसके पीछे पहली दफ़ा हरीमान छुपी हुई थी और मेरे सामने आई थी। ये वही दरख्त था जहाँ पे उसने पहली दफ़ा मुझे आवाज़ दे के पुकारा था, और मैं उसकी आवाज़ को ढूंढता ढूंढता जब यहाँ इस दरख्त के पास पहुँचा था तो इसी दरख्त के पीछे से निकल के वो मेरे सामने आई थी। और आज इसी दरख्त के अंदर ही तो हम गए थे, यहीं पे तो दरवाज़ा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं था सिवाय उन दरख्तों के और उन कब्रों के। तो मैं बेचैन सा हो गया और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गया, हरीमान कहाँ हो तुम? हरीमान तुम कहाँ चली गई हो? हरीमान मेरे सामने आओ। तो मेरे कानों में एक आवाज आई, अब चले जाओ। तुमने मेरे माँ बाप की आवाज सुन ली थी ना, कि कभी भी किसी को इम्तिहान में नहीं डालते। बस मैंने तुमसे इतना ही मिलना था। अब मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिल सकती। और हाँ, अगर मैं आज यहां ना होती तो तुम जिंदा वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा था, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जाओ बशीर, और दोबारा यहां कभी मत आना। मैं अपनी वालदैन की बात को नहीं टाल सकती, अब मैं बड़ी हो गई हूं, यहां दोबारा मत आना। और आवाज बंद हो गई और मैं पागलों की तरह, दीवानों की तरह कहता रहा, हरीमान मेरी बात तो सुनो, हरीमान मेरी बात तो सुनो, मुझे एक दफा मौका तो दो। लेकिन वहां पे कोई आवाज नहीं थी। मैं इधर उधर फिरता रहा, और वो मेरे हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता था उसको थामे इधर उधर मैं भागता रहा। कब मैं एक दरख्त के साथ टेक लगा के बैठा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे घर के वाले तमाम मेरे इर्द गिर्द जमा थे और ऐसी परेशान कुन नज़रों से मुझे देख रहे थे जैसे उनको यकीन ही ना हो कि मैं होश में आ सकूंगा। और मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरी माँ के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे एक मायूस शख्स के चेहरे पे रोशनी की किरण आ जाती है, उम्मीद की किरण आ जाती है। और मेरी माँ चीखी, शुक्र है खुदा का मेरा बेटा होश में आ गया। और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, शुक्र है होश में आ गया। और जब मैं बेहतर हुआ वहीं पे लेटे लेटे तो मुझे पता लगा कि 3 दिन के बाद मैं होश में आया हूं। 3 दिन तक मुझे मुसलसल बुखार रहा है और मैं बुखार में तपता रहा हूं और मैं आंखें नहीं खोल रहा था, बेहोश था। और उस वक्त के हकीम ने कह दिया था अगर ये होश में ना आया तो ये बच नहीं सकेगा। और तीसरे दिन जब मैं होश में आया था तो सब बेइंतहा खुश हो गए थे। और मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि तुम कहां चले गए थे। तुम्हारे उस दोस्त ने बताया कि इसने मुझे कहा बैठो मैं 1 मिनट आता हूं, और ये कब्रिस्तान की उस तरफ चला गया। और उसके बाद वो तुम्हें ढूंढता हुआ, जब तुम नहीं आए कुछ देर तक, वो तुम्हें ढूंढता हुआ उसी सिमत गया कब्रिस्तान के उस घने हिस्से की तरफ। तुम्हें आवाज़ें देता रहा, तुम्हें ढूंढता रहा, तुम्हें हर तरफ उसने देख लिया, तुम कहीं पे भी नहीं थे। जब हर तरफ देखने के बाद भी उसको नहीं मिले तो वो वापस आया, उसने तुम्हारा बस्ता और अपना बस्ता उठाया और गाँव आके उसने बताया कि इस तरह वो अंदर गया है और गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो गाँव के लोग भागे मुझे ढूंढने के लिए, और जब वहां पे पहुंचे तो मैं एक जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था सिवाय उन फूलों के जो मेरे पास रखे हुए थे। और मैं बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे उठाया और फूल वहीं पे ही रहने दिए, नहीं उठाए। और मुझसे पूछ रहे थे वो फूल कहां से तुमने लिए थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे चुप सी लग गई थी। वो सब यही समझ रहे थे कि बुखार में रहा है, बीमारी में रहा है, बच्चा है, शायद डर गया है या क्या हुआ है, ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन मेरी खामोशी पे वो बजिद नहीं थे कि मैं बोलूं या बताऊं, क्योंकि हकीम ने उनको कहा था इसको रेस्ट की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा तंग मत करें। इसलिए मुझे तंग नहीं कर रहे थे। कोई भी मुझसे कुछ पूछता मैं खामोश रहता। लेकिन जब मैं ठीक हो गया और मुझे स्कूल के लिए रवाना किया गया तो स्कूल में मेरा दिल नहीं लग रहा था। हरीमान, 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 एक ही आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती थी कि छुट्टी हो और मैं हरीमान को ढूंढूं। और जैसे स्कूल की छुट्टी होती मैं भागते हुए कब्रिस्तान पहुंचता और कब्रिस्तान के उस घने हिस्से में जाके खड़ा हो जाता और ढूंढना शुरू कर देता, हरीमान तुम कहाँ हो, हरीमान तुम कहाँ हो। लेकिन कोई भी आवाज़ ना आती। अब मेरी हालत एक पागलों की सी हो गई थी। घर वाले पूछ पूछ के थक गए थे कि तुम कब्रिस्तान क्या लेने जाते हो।
और हालत यहाँ तक ख़राब हो गई कि अब मैं स्कूल जाने की बजाय सीधा घर से जब स्कूल के लिए निकलता तो कब्रिस्तान चला जाता और कब्रिस्तान के उस घने हिस्से के अंदर जाके बैठ जाता इस उम्मीद पे कि हरीमान आएगी। मैं कभी किसी दरख्त के साथ टेक लगा के बैठता और फिर झांक के उस घने दरख्त को देखता जो अपनी जगह पे मौजूद था, जहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं था सिवाय उस घने दरख्त के तने के। बस एक पागलों की सी हालत थी। अब जब भी मौका मिलता मैं उसी कब्रिस्तान के उसी जगह पे पाया जाता। यहां तक कि मैं स्कूल के अंदर फेल हो गया। पढ़ाई में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था, खाता पीता नहीं था, बस एक ही जुनून था, हरीमान। और फूल जहां पे भी नजर आते मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता। फूल वाकई उस दिन से मुझे बहुत अच्छे लगने शुरू हो गए थे। और वो मोती और वो अंगूठी मेरी जेब में ही मौजूद थी। फूल तो मेरे घर वाले वो गुलदस्ते को वहां छोड़ आए थे, लेकिन उस अंगूठी को और उस मोतियों की माला को मैंने छुपा के रख दिया था। जब रात को सब सो जाते तो मैं उसको निकालता, उसको चूमता, उसको सूंघता रहता और हरीमान को याद करता रहता। स्कूल से मुझे निकाल दिया गया क्योंकि अब मैं पढ़ाई में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी और असातिज़ा ने कहा था इसकी वजह से बाकी बच्चे भी परेशान होते हैं। घर वालों में से सब इसलिए परेशान थे कि शायद इस पे कोई जिनात का साया हो गया है या क्या हो गया है। कभी किस पीर के पास लेके जाते, कभी कहाँ से दम कराते, कभी कहाँ लेके जाके दम कराते और मैं चुप के खामोशी से वहाँ पे वो दम करते रहते और मैं बैठा रहता, मुझ पे कोई भी असर ना होता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा कि फिर पता लगा पाकिस्तान बन गया है। मेरे घर वाले मुझे लेकर पंजाब आ गए। मैं अपने उस अंबाला के घर को, हरीमान को, उस कब्रिस्तान को, उस जगह को ना भुला सका। लेकिन यहां कुछ हालात मेरे बेहतर हुए कि जहनी तौर पे जैसे मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ तो मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। जब मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी आई तो मेरी ज़िंदगी में एक तब्दीली आ चुकी थी। एक ज़िंदगी में ऐसी ख्याल करने वाली बीवी आ चुकी थी जिसने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल किया कि फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौट आया। लेकिन उस अंगूठी को और उस मोतियों की माला को मैंने हमेशा संभाल के रखा। ज़िंदगी गुजरती रही कि एक मकान में हम रहते थे, फिर ख्वाहिश पैदा हुई कि हम अपना मकान बनाएं, एक प्लाट लेके हम उसके ऊपर मकान तामीर करें। तो मेरे दिल में आया कि जिस मोतियों की माला को और उस अंगूठी को मैंने दिल से लगा के रखा है उसको बेच देता हूं ताकि उस यादों को भी दिल से निकाल दूं। वरना जब जब मैं उसको देखता था, उस अलमारी को खोलता था, उस अलमारी में रखे उस अपने बॉक्स को खोलता था तो एक यादों की लाइन सी लग जाती थी और मैं यादों में खो सा जाता था। मेरी बीवी भी जानती थी कि मुझे इस माला से और इस अंगूठी से बेइंतहा प्यार है। और जब घर बनाने की बात आई तो मैं उसको लेके बेचने के लिए ये सोच के कि मैं इसको जाके बेचूं, क्योंकि उससे पहले कि इसकी अहमियत क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, मैं एक दफ़ा उस अंगूठी और उस मोतियों की माला को लेके एक सोनार के पास गया था और सुनार ने उसको देख के हैरान रह गया था। उसने कहा था इस माला के अंदर जो सोना जिस अंदाज में लगा है और उसको बनाया गया है, कशीदाकारी की गई है, जिस तरह की अंगूठी है, ये तो बहुत पुराने वक्त में खालिस सोने के ऊपर इस तरह की कशीदाकारी की जाती थी। एक नायाब चीज़ें हैं जो आज के दौर में बहुत कम नज़र आती हैं, किसी किसी के पास नज़र आती हैं। ये नायाब हैं और बहुत ज़्यादा इनकी कीमत है, क्या बेचना चाहोगे? और मैंने कहा था नहीं, मैं बेचने के लिए नहीं, इनको परखवाने के लिए आया था। और उसने मुझे कहा था कभी भी बेचना हो तो मुझे देना, ये बहुत नायाब चीज़ें हैं, अपने वक्त की बेहतरीन, महंगी और नायाब चीज़ें। और मैंने उनको रख दिया था। और जब एक दफ़ा बीवी के साथ बात करते हुए उसने कहा घर बनाना है, हालात नहीं हैं, तो वो आपके पास हैं तो सही, अगर हम बेच दें, आपने बताया था बहुत कीमती और नायाब हैं, तो हमारा घर बन सकता है। मैंने भी कहा हाँ, अच्छा ख्याल है, बेच देते हैं। और मैंने जाके इसी नीयत से अलमारी को खोला। जब अपने उस संदूक को खोला कि उसमें से उन दोनों चीज़ों को निकालूं और बेच दूं, तो पता लगा वो दोनों चीज़ें गायब हो चुकी थीं। शायद हरीमान वो अपनी चीज़ें ले गई थीं। पूरे घर को हमने छान मारा, पूरे घर की तलाशी ले ली, कहीं पे भी वो चीज़ें नहीं थी, बॉक्स खाली था। आप किसी पे चोरी का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते थे। उस चीज़ से मैं और सिर्फ मेरी बीवी वाकिफ थे। लेकिन यही सोच के कि शायद किसके पास चली गई हैं चीज़ें, मैं खामोश हो गया। जैसे कैसे
पैसों का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो गया, हमने घर भी बना लिया। लेकिन जब हमारा घर बन गया और उस संदूक को, उसी बॉक्स को जो मैंने संभाल के रखा हुआ था, एक दफ़ा ऐसे खोलने लगा किसी काम से, और जब मैंने खोल के देखा तो उसके अंदर वो मोतियों की माला और अंगूठी मौजूद थी। मैं हैरान हुआ, अपनी बीवी को दिखाया, उसको भी यकीन ना आया, उसकी आंखें भी हैरत से फटी हुई थी कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा मैंने खोला, इसके अंदर मौजूद है। तो वो हैरान हुई, ये तो मैंने भी कई दफ़ा खोल के देखा, इसके अंदर तो नहीं था। और फिर से मैंने उसको संभाल के रख दिया और उसको देखता रहा। फिर ज़िंदगी में एक दफ़ा पैसों की कमी हुई और फिर से तलब हुई, अब तो मिल गई हैं। जो खोई हुई चीज़ें थीं, जो गुम हो गई थी, फिर से बेच देते हैं। और बेचने की नीयत से फिर से जब उसको खोला तो वो बॉक्स फिर खाली था। और मैं मुस्करा दिया कि ये फिर से वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो हरीमान नहीं चाहती कि उसकी वो जो दी हुई चीज़ें हैं मैं बेच सकूं। और ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे बाद जब वो ज़रूरत गुजर गई, वो जिस काम के लिए पैसे चाहिए थे वो पूरी हो गई ज़रूरत, तो वो बॉक्स के अंदर वो अंगूठी और वो माला मौजूद थी। तब सिर्फ मैं जानता था, मेरी बीवी नहीं, कि हरीमान नहीं चाहती कि मैं उसकी यादों को कभी बेच सकूं। साहब, आज भी उसकी, हरीमान की वो यादें मेरे पास महफूज हैं। मरने के बाद मेरे साथ जाएंगी, कहाँ जाएंगी मुझे नहीं पता। इसलिए साहब, मुझे फूलों से बहुत प्यार है। इन फूलों को मैं बच्चों की तरह प्यार करता हूं, क्योंकि इन फूलों के साथ मेरी हरीमान जुड़ी है। आज भी हरीमान मेरे दिल से नहीं निकल सकी। और मैंने ये एक वाकया कभी किसी को नहीं सुनाया। पता नहीं क्यों पिछले दिनों से मुझे हरीमान की बहुत याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। आज जब बारिश होने वाली थी, मौसम ऐसा खूबसूरत बना हुआ था, ऐसा मौसम कि कोई भी दीवाना पागल सा हो जाए। तो मैं जब बैठा हुआ था, आप जब गुजरने लगे, तो मैं हरीमान का ही बैठा सोच रहा था। और आप जब मुझे अंदर लेके आए और आप लोगों ने छेड़ा, तो हरीमान इतना आज याद आई है पहली दफ़ा कि मैंने निकाल दिया हरीमान की उस कहानी को, जो मेरे सिर्फ दिल में थी। आज तक मेरे माँ बाप, बीवी, किसी को भी नहीं पता थी। पता नहीं क्यों आज वो इतना याद आ रही है। साहब, मैंने आज आपको बता दिया। उसके बाद उसने चाय पी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बाबा बशीर चाय पी के शुक्रिया अदा करके जैसे वो बहुत रंजीदा हो गया था, आज हरीमान को याद करके बहुत दुखी सा हो गया था, वो चला गया। और कमरे के अंदर एक खामोशी थी। काफ़ी देर तक मैं और मेरे एक और टीचर जो वहीं पे बैठे हुए थे, शौकत इमरान, हम दोनों खामोश रहे। अल्फाज नहीं थे क्या बात कर सकें। तभी शौकत इमरान ने कहा, बाबा बशीर बहुत मासूम है, वो इंसान नहीं थी, वो जिन्नात की बेटी थी। और ये मासूम शख्स उससे दिल लगी कर बैठा। खुदा बेहतर जाने उसने भी क्यों अपनी निशानियां इसके हवाले की कि कभी ये उसको दिल से ना निकाल सके। शायद ये शख्स उसको अच्छा लगा था, अल्लाह की अल्लाह जाने। और फिर उन्होंने कहा, मैं तो अब निकलूँगा, इजाज़त चाहूँगा। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। और हम दोनों वहाँ से रवाना हो गए। मैं स्कूल में काफ़ी अरसा रहा। बाबा बशीर वहाँ माली का काम करते रहे। फिर इस टॉपिक पे कभी उनसे कोई बात ना हुई। हाँ, मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त बढ़ गई थी। वक्त गुजरता रहा, फिर उसके बाद मैं किसी और स्कूल में चला गया, और स्कूल में चला गया। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही, मैं रिटायर हो गया। लेकिन ये आज भी मेरे अंदर बाबा बशीर की कहानी याद थी, जो मैंने आज आपके हवाले कर दी। आपको अच्छी लगे तो अपनी कहानी में ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि आपका जिस तरह का अंदाज़े बयां है, जिस तरह आप कहानी सुनाएंगे, तो फिर से मैं और कई सुनने वाले उस जगह में पहुंच जाएंगे जहां बाबा बशीर उस हरीमान के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे।